तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये विधेयक बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है। हमारे पड़ोसी देश चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की है जिसकी मदद से वहां की जनसंख्या नियंत्रित हुई है और अब वह विकास कर रहा है। यह चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं जबकि भारत में 1 मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे में हम विकास के मामले में चीन की बराबरी कैसे करेंगे, ये कहना है बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि बिहार में अब तक जो भी विकास हुआ है वह केंद्र सरकार के पैसों से हुआ है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार की कोई भूमिका है ही नहीं और राज्य सरकार अपने बूते पर बिहार को आगे ले जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के ये कहने पर कि केंद्र के पैसों से बिहार का विकास हुआ है, इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी से हिसाब मांग लिया है और कहा कि वे बताएं कि बिहार के विकास में केंद्र का क्या योगदान है। ललन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का क्या योगदान है, बीजेपी को इसका हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार की योजना में थोड़ा सा पैसा लगा करके केंद्र सरकार ढोल पीटती है कि उसकी योजना है। नीतीश कुमार ने साल 2015 में बिहार में हर घर नल जल योजना शुरू किया जिसे 2019 में केंद्र सरकार ने अपनाया। जब 90% ये योजना पूरी हो चुकी थी तब केंद्र सरकार ने अपने कुछ पैसे देने का प्रस्ताव किया जिसे बिहार सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में केंद्र की कोई भी योजना नहीं है। बिहार में हर घर बिजली पहुंचाई गई, पूरा पैसा राज्य सरकार का लगा। हर घर नल जल हो या फिर गांव में गली नाली का पक्कीकरण, सारी योजनाएं बिहार सरकार की है और इसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। बीजेपी के लोगों को बोलना है बोलते रहें, काम नहीं करने वालों का सिर्फ एक काम होता है प्रचार करना और वही काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से दो प्रमुख शहरों गया और बोध गया के लाखों लोगों की प्यास अब गंगा के पवित्र जल से बुझेगी। हिंदू और बौद्ध समुदाय के बड़े तीर्थों में शुमार इन शहरों में अब गंगा और फल्गु नदी का संगम हो गया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जल संसाधन मंत्री संजय झा की मौजूदगी में गया के मानपुर में गंगा जल शोधन और फिर आपूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गर्मी के मौसम में अब इलाके के लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत होती थी, जब दूसरी तरफ बरसात के मौसम में गंगा किनारे के लोग बाढ़ से परेशान रहते थे। इस योजना से दोनों इलाकों को लाभ होगा। जब बाढ़ के दिनों में गंगा का पानी राजगीर ला करके संरक्षित किया जाएगा और इसका इस्तेमाल पूरे साल होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है तब से राज्य सरकार के राजनीतिक के इस बात की चर्चा सबसे तेज होती है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ अनदेखी कर रही है। इसको लेकर के राज्य सरकार में शामिल मंत्री हर बार केंद्र सरकार पर हमलावर होते रहते हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में शामिल हुए राज्य सरकार के वित्त मंत्री और फिर जेडीयू नेता ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने गठबंधन टूटने की वजह भी बताई है। वित्त मंत्री और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि हमारे सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से सवाल किया जा रहा है वह बिल्कुल भी सच है। ये कोई आरोप नहीं है, जहां हम लोग कोई आरोप नहीं लगाते हैं बल्कि जो सच्चाई है उससे लोगों को रूबरू करवाते हैं। जहां हमने जो बातें कही है उसको भारत सरकार द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा गलत नहीं ठहराया गया है। हमने उनको साफ कहा है कि बिहार गरीब राज्य है, यहाँ प्राकृतिक संसाधन की कमी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने काफी तरक्की की है। इसका पूरा योगदान सीएम नीतीश कुमार को जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इस समय किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंचे हैं। यहाँ पर उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी भी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सर्जरी के लिए शनिवार को सिंगापुर पहुंचे। बेटी रोहिणी आचार्य ने उसको एयरपोर्ट से रिसीव किया। इस दौरान उन्होंने अपने पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लिया। आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से लालू प्रसाद यादव किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। अब वे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर पहुंच चुके हैं। लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद है।
दोस्तों बात करते हैं कि तिलका मांझी भागलपुर के मधुश्री कॉलोनी में रहने वाले संदीप मिश्रा का चयन संयुक्त राष्ट्र मास्टरमाइंड 2022 के लिए हुआ है। उन्हें इंडस्ट्रियल नॉलेज, साइंस एंड डिप्लोमेसी के क्षेत्र में विचार रखने एवं काम करने के लिए चुना गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए दुनिया भर से अभी तक मात्र 30 लोगों का ही चयन किया है, जिसमें इस साल 6 लोगों का चयन हुआ है और भारत से भागलपुर के रहने वाले संदीप मिश्रा का चयन हुआ है। यह मधुश्री कॉलोनी में स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संदीप मिश्रा ने बताया है कि मेरा दायित्व होगा कि मैं यूएन सस्टेनेबिलिटी गोल 2030 को प्राप्त करने के लिए अपने देश और फिर विश्व में जागरूकता फैलाऊं एवं सरकार और फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थान को सुझाव भी दूं। तो दोस्तों अररिया में इमारत सरिया बिहार का इजलास होने जा रहा है, यानी कि जलसा होने जा रहा है, जिसके लिए मैदान में विशाल पंडाल बनकर के तैयार हो चुका है। इस इजलास में बिहार, झारखंड और ओडिशा के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग शामिल होंगे। रविवार को इजलास स्थल पर प्रेस वार्ता करके मुफ्ती सोहराब नदवी ने बताया है कि जलसा 29 नवंबर को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इमारत शरिया के अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी होंगे। जी हाँ, अमीर शरीयत बनने के बाद अररिया उनका पहला दौरा है। साथ में नवाब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी कासमी भी जलसा में शामिल रहेंगे। जलसा का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता, इंसाफ, शिक्षा, खास करके उच्च शिक्षा, नशा मुक्त समाज, दहेज के अलावा अन्य सामाजिक बुराइयों से बचने को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा। दोस्तों इन दिनों नीतीश तेजस्वी सरकार के गड़बड़ फैसले पर नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी लगातार हमलावर हैं। जब बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जनसंवाद के दौरान पत्रकारों से कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले राज्य के नौनिहालों के साथ धोखा किया है, बाद में शिक्षकों के साथ ज्यादती की है, अब बिहार के राइस मिलरों को बर्बाद करने पर तुले हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को ना जाने बिहार की जनता से कौन सी ऐसी दुश्मनी है जिस कारण सुपर सीएम के आदेश पर उन्होंने बिहार की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को किचन और बाकी चीजों का सुपरवाइजर बना करके पढ़ाई लिखाई को बर्बाद कर दिया। शिक्षकों को उचित सम्मान ना देकर के उनके साथ बेईमानी की, उनका हक छीना और अब बिहार के किसान की हकमारी कर रहे हैं। जो हमारे लिए चावल तैयार करते हैं, जिसे हम ग्रहण करके जिंदा रहते हैं, अब उन्हें ही बर्बाद करने पर तुले हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम लोगों के मूल अधिकार, उनके खाने पीने की चीजों पर तो पाबंदी मत लगाओ, जिससे हम सभी जिंदा हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों के घर की दाल रोटी चल रही है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश सरकार ने बिहार में अरवा चावल के मिलरों पर ताला लगाने का जो निर्णय लिया है वह जनहित में नहीं है। राज्य के पैक्सों के पास 437 चावल मिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से सटे इलाके पटना सिटी से एक सनसनीखेज मामला निकल करके सामने आया है। यहां एक पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या कर दी गई। यह घटना के बाद पत्नी अपने दूध मुहा बच्चे को लेकर के फरार बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा जांच पड़ताल जारी है। दरअसल राजधानी पटना के पटना सिटी इलाके की गौड़चक थाना क्षेत्र के वाली गाँव में पत्नी द्वारा पति की तकिए से मुंह दबा करके हत्या कर दी गई। इसके बाद पत्नी 6 महीने के बच्चे को लेकर के फरार हो गई। इस मामले को लेकर के परिवार वालों का कहना है कि 2021 में पटना की रहने वाली लड़की कविता के साथ गौड़चक थाना क्षेत्र के वाली गांव के रहने वाले पप्पू कुमार से शादी हुई थी, पर लड़की की शादी ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण वह संतुष्ट नहीं थी। इसलिए शादी के दिन ही लड़की कविता द्वारा नशा की गोली खा करके पहले खुद जान देने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब उन्होंने अपने पति को ही जान से मार दिया। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के नेता नजरे आलम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के प्रमुख मोहन भागवत के 2 दिवसीय मिथिलांचल दौरे को लेकर के सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि RSS प्रमुख मिथिलांचल और सीमांचल में कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। वैसे तो वे कहते हैं जो हम भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन असल में वे नफरत की पाठशाला चलाने आए हैं। 6 माह में ये बिहार का तीसरा दौरा है। उन्होंने कहा कि बिहार की आवाम ने
एक संदेश क्या दिया, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि मिथिलांचल में शांति और अमन का माहौल है, लेकिन मोहन भागवत का दौरा कहीं न कहीं नफरत फैलाने के लिए हो रहा है। वहीं एमआईएम के नेता नजर आलम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वैसे तो ये दोनों आरएसएस का मंच से विरोध करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, असल में सभी एक ही है। इन्हीं के कैबिनेट मंत्री के मांगलिक कार्य में नफरत फैलाने वाले लोग अतिथि होते हैं। वहीं उन्होंने कुछ दिन पहले हुए अमित शाह के दौरे को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना में सबसे ज्यादा बच्चे मोबाइल के शिकार हुए हैं और वे मोबाइल का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें किसी के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता है, या यूं कहें कि आपने उन्हें मोबाइल की गोद में बैठा दिया है। दरअसल कोरोना काल में घर से बाहर निकलने पर पाबंदी थी। इसी बीच माता पिता ने बच्चों को मोबाइल फोन देकर के एक बड़ी गलती कर दी। नतीजतन आज दुनिया में लगभग 80% बच्चे अपने अधिकांश समय मोबाइल पर बिताते हैं, जिससे आंखों की समस्या समेत कई समस्या बचपन से ही घेर लेती है। आपने देखा होगा कि बच्चों को छोटे उम्र में ही हाई पावर वाले चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वे दिन भर मोबाइल में एंट्री करते रहते हैं, जिससे ये चिड़चिड़ापन, ज्यादा गुस्सा करना, किसी की बात ना सुनना जैसी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए हम आपको इस खबर में बताएंगे कि बच्चों की मोबाइल की लत से छुटकारा पाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोन पर ताला लगा दीजिए। जी हाँ, सबसे पहले आपने अपने फ़ोन को लॉक कर लें, जो अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर आप उनसे छुप करके ही खुद की ही अपना ताला खोल सकते हैं, ताकि उन्हें ताले के बारे में पता ना चल सके। या साथ ही उन्हें फ़ोन देने के बाद एक समय सीमा तैयार कर लें, इतने समय के बाद आप उनसे फ़ोन वापस ले लें। दूसरे नंबर पर आप बच्चे को खेलने के लिए भेजें। जी हाँ, आज के बच्चे में बाहर खेलने की प्रवृत्ति खत्म हो गई है, लेकिन मुमकिन है कि आप उन्हें इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसीलिए वे बाहर जाकर के खेल सकते हैं। इसके लिए आपको उन्हें आउटडोर गेम्स के लिए प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही इसकी जानकारी भी देनी होगी, जिसमें बच्चे रुचि होने पर अपने आप फोन से काफी हद तक दूर हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे समाज पार्क में भेजें। या बच्चों को सामाजिक सैर के लिए बाहर ले जाना चाहिए, जिससे वे कई बच्चों से मिलेंगे। इस बीच वे एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे और एक दूसरे के साथ खेलेंगे जानेंगे, जो उनका मनोरंजन करने के साथ साथ उनके दिमाग पर भी कब्जा कर लेगी। या फिर आपके बच्चे को मोबाइल से अपने आप हटा दिया जाएगा, क्योंकि जब बच्चे बाहर से प्यार करते हैं तो फिर उन्हें बाहर खेलने का समय जरूर मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि बच्चे को आप बाहर निकालें। इसके अलावा बच्चों में प्रकृति के प्रति रुचि पैदा करें। बच्चों को झीलें, पार्कों, ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाएं, जिससे उनकी मानसिकता का विकास होगा। साथ ही उस विषय के बारे में, उस स्थान के बारे में, उस जगह के बारे में, इतिहास के बारे में जानने की रुचि बढ़ेगी, और ऐसे में वह अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देगा, ज़्यादा फोकस करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से बिहार की बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के मिशन 60 अभियान चला रहे हैं। जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री लगातार अस्पतालों का कायाकल्प कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी बिहार के कई अस्पतालों में बदहाली का आलम यह है कि डॉक्टर मरीज को देखना तो दूर, उसे हाथ लगाना भी नहीं चाह रहे हैं, या उल्टा उसे सीधा रेफर कर दे रहे हैं। दरअसल बिहार के नवादा में बेपटरी हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था से मरीजों की जान पर आफत बन गई है। आलम यह है कि मरीज अस्पताल भी नहीं पहुंचता है और उसे रेफर कर दिया जाता है। इसका एक उदाहरण बीते रात उस समय देखने को मिला जब शहर की यानी कि नवादा शहर के घर पर मोहल्ला के शिव शंकर प्रसाद के पुत्र प्रिंस को ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बिना देखे ही उसे रेफर कर दिया। हद तो ये कि मरीज अस्पताल भी नहीं पहुंचा था, जब वह रास्ते में ही था। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण परिवार वाले उसे ठेले पर लेकर के अस्पताल जा रहे थे, लेकिन उसके अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने विम्स पवापुरी के लिए रेफर कर दिया। बताया जाता है कि मरीज के पिता पहले ही अस्पताल पहुंच गए थे। उन्होंने पर्ची कटवाई और बीमार बेटे के अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर के पास जाकर के समस्या बताई। मर्ज सुनते ही डॉक्टर ने पर्ची ली और उसे रेफर कर दिया, जबकि मरीज को अस्पताल में एक दम भी नहीं रखा। दोस्तों बात करेंगे कि जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को लेकर के भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं मर जाऊंगा पर भाजपा में नहीं जाऊंगा और न ही मुझे बिहार में मंत्री बनना है। जहां रविवार को जदयू मुख्यालय में स्थित कर्पूरी सभागार में राज्य परिषद की बैठक के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने ये बातें कही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर उपस्थित थे, मौजूद थे। वहीं पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि हम सभी उस दल में हैं जिसे जो लोग वोट नहीं देना चाहते हैं, वे भी
हमारे नेता नीतीश कुमार के समर्थक हैं। 70 लाख सदस्य बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और फिर उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। हम सभी ने 2024 में भाजपा मुक्त भारत और 2025 में भाजपा मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है। हम सभी आपसी मतभेद से ऊपर उठ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। दोस्तों, केंद्र सरकार से बिहार के लिए पैसे मांग रहे नीतीश कुमार को पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नसीहत दी है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार को केंद्र से डिमांड करने के बजाय परामर्श करना चाहिए। केंद्र सरकार ने बिहार को कई अहम प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए हैं, लेकिन बिहार की सरकार उसे पूरा नहीं कर पा रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2015 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा कर चुके हैं। केंद्र सरकार लगातार उस पैकेज के लिए पैसे दे रही है, लेकिन बिहार सरकार काम नहीं कर रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं के लिए पैसे दे रही है। बिहार सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काम पूरा करना चाहिए। केंद्र सरकार पटना के बिहटा के साथ साथ दरभंगा और पूर्णिया में एयरपोर्ट के विकास के लिए पैसे दे रही है, लेकिन बिहार सरकार जमीन नहीं दे पा रही है। केंद्र सरकार ने भागलपुर के विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का फैसला किया है, लेकिन जमीन बिहार सरकार को देना है। जमीन नहीं होने के कारण वहां केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक बनी हुई है। कल बिहार के कई शहरों की हवा राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा घातक और जहरीली पाई गई। कल शाम 6 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 22 जिलों में हवा सांस लेने लायक नहीं। इन शहरों की हवा का AQI 300 के पार है, जबकि बेगूसराय और बक्सर में स्थिति भयावह है। बक्सर में कल AQI 418 रहा। डॉक्टर के मुताबिक AQI का मान 100 से ज्यादा हो तो फिर आदमी बीमार पड़ सकता है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़े के मुताबिक कल बिहार के बेगूसराय जिले में भी प्रदूषण की स्थिति खतरनाक पाई गई। वहां हवा का AQI 408 पाया गया। जब बिहार के अररिया, आरा, औरंगाबाद, गया, हाजीपुर, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जिलों में शाम का AQI 200 से 300 के बीच पाया गया। वहीं 19 जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा पाया गया। स्वस्थ लोगों के लिए भी ऐसी हवा में सांस लेना बीमारी को आमंत्रित देना जैसा है। नेशनल क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक भागलपुर का AQI 316, मुजफ्फरपुर में 344, गया में 322, पूर्णिया में 89 और पटना में 371 पाया गया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के भैरवगंज के एक झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा 4 महिलाओं का गर्भाशय निकाले जाने का मामला सामने आया है। यह सभी की उम्र 30 से 35 साल के बीच है। जब 5 मरीजों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। जहां वहीं डॉक्टरों ने बताया है कि महिलाओं की कम उम्र में गर्भाशय का ऑपरेशन होने से उन्हें जीवन भर कमर और फिर पेट दर्द जैसी बीमारियों की शिकायत होने की संभावना बढ़ जाती है। झोलाछाप डॉक्टर ने इस घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। इधर मामला सामने आने के बाद प्रशासन द्वारा इस अवैध क्लिनिक को सील तो कर ही दिया। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि एक ही जिले में 1 महीने के अंदर इस तरीके की 2 घटनाएं सामने आने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगी है। बताया जाता है कि घटना की जानकारी मिलने पर भैरवगंज के इस अवैध क्लिनिक में छापेमारी की गई तो फिर कुल 5 महिला अस्पताल में भर्ती मिली, जिनका ऑपरेशन किया गया था। उनमें से 4 महिलाओं का ऑपरेशन के दौरान गर्भाशय निकाल दिया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में धान की खेती करने वाले रैयत किसान धान की खेती में कम रुचि ले रहे हैं। वे अपने खेत को बटाई पर दे रहे हैं, यानी कि बटाईदार को दे रहे हैं। सरकार धान खरीद केंद्र पर निबंधित किसानों के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार के कुल धान किसानों में 41% ही रैयत है। 59% किसान वे हैं जो दूसरे के खेतों पर धान की खेती कर रहे हैं। सहकारिता विभाग के आंकड़ों के अनुसार सरकार को धान बेचने के लिए अभी तक 5,54,695 किसानों ने पंजीकृत कराया है। इनमें से रैयत की संख्या 2,29,478 है। गैर रैयत की संख्या 3,25,217 है। अररिया, कैमूर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, वैशाली और पश्चिमी चंपारण ये 10 ऐसे जिले हैं जहां रैयत किसानों ने खुद खेती की। नवादा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और वैशाली में धान उगाने वाले रैयत किसानों की संख्या गैर रैयत से लगभग 2 गुने के आसपास है। सरकार को धान बेचने के लिए अभी तक कुल 5,54,695 किसानों ने पंजीकरण कराया है। इनमें 5,33,948 किसानों ने पैक्स को अपना धान बेचने की इच्छा जताई है।
तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सुशासन वाली सरकार में जेल से ही देश में सोने की लूट का सबसे बड़ा गैंग चलाया जा रहा है। बिहार की जेल में बंद इस गैंग के सरगना ने हजारों किलोमीटर की दूर मध्य प्रदेश में सोने की बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिलवा दिया। मध्य प्रदेश में 16 करोड़ से ज्यादा के सोने की लूट हो गई। स्थानीय पुलिस ने जब छानबीन की तो फिर पता चला है कि बिहार की जेल में बंद सरगना ने इसकी सेटिंग की थी। लूट में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो बिहार के रहने वाले हैं। इस वारदात में शामिल 4 अपराधी बिहार के ही हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में शनिवार को 16 किलो सोना और 3.5 लाख रुपए नगद की डकैती कर ली गई थी। जी हां, 16 किलो सोना। पुलिस ने जब छानबीन करना शुरू किया तो फिर पता चला है कि इस घटना को अंजाम देने वाला बिहार का शातिर सोना लूट गैंग है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के भागलपुर, बांका, सिवान, पूर्णिया, बक्सर समेत 38 जिलों के किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 75% की सब्सिडी दी जाएगी। खबर के अनुसार जो किसान कृषि यंत्र की खरीद करना चाहते हैं इसके लिए वे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दो कि किसानों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो 31 दिसंबर 2022 तक चलेगी। जी हाँ, बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत बिहार राज्य के किसानों को सीड ड्रिल की खरीद पर अनुदान की राशि 5% अधिक यानी कि 80% मिलेगी, जबकि बचे हुए अन्य उपकरणों पर किसानों को 75% की सब्सिडी प्राप्त होगी। आवेदन के लिए दस्तावेजों के बारे में बात किया जाए तो किसान रजिस्ट्रेशन, जमीन का रसीद, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, मोबाइल नंबर आदि होनी चाहिए। आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आप बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल नीति आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करने के लिए छोटा रिचार्ज शब्द का इस्तेमाल किया और आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को बदनाम किया तथा वे नरेंद्र मोदी के सभी रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। AIMIM ने MCD चुनाव में 16 उम्मीदवार उतारे हैं। 4 दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव में सीलमपुर से AIMIM के प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया है कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान केजरीवाल गायब हो गए थे, जबकि वे संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध बोले थे। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब लोग कोविड-19 से जूझ रहे थे, ऑक्सीजन और अस्पताल में बिस्तरों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहर उगला और कहा कि तबलीगी जमात के कारण कोरोना फैल रहा है। उन्होंने तबलीगी जमात को बदनाम किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोविड मामले की सूची में एक कॉलम था जिसमें तबलीगी जमात के सदस्यों को सुपर स्प्रेडर्स के रूप में बताया जा रहा था। पूरा देश मुसलमानों पर शक करने लगा, नफरत बढ़ गई और कई लोगों पर हमला किया गया। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वे आधे घंटे में शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को हटा देते। हैदराबाद के सांसद ने जनसभा में दावा किया कि उनकी पार्टी के एक व्यक्ति ने जो बाद में भाजपा में शामिल हो गया, गोली मारो का नारा लगाया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। ये उनका असली चेहरा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी भाजपा को जीतने में मदद नहीं करती है, बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाजपा की मदद करती है। और फिर वे कहते हैं कि ओवैसी की वजह से भाजपा को फायदा हो रहा है। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से AIMIM उम्मीदवारों को वोट देकर के अपना खुद का नेतृत्व बनाने को कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस ने एक बड़े शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार इस शराब माफिया ने शराबबंदी वाले बिहार में 100 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। जब वे असम की राजधानी गुवाहाटी में शराब की 4 फैक्ट्रियां चलाता है। जब गुवाहाटी से वह बिहार में शराब बेचता था। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुनील शर्मा के रूप में हुई है। उसे बिहार पुलिस ने मद्य निषेध कानून में गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। जब पुलिस पूछताछ में उसने बड़ा खुलासा किया है। उसने शराबबंदी वाले बिहार में शराब बेचकर के 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाई कर ली है। महज पिछले 1.5 साल में ही इसने शराबबंदी वाले बिहार में अकेले 100 करोड़ की कमाई की है। जी हां, मिली जानकारी के अनुसार सुनील शर्मा अलग अलग नाम की कुल 12 कंपनियों का मालिक है। इसमें से 4 कंपनियों शराब बनाती है। खुलासा हुआ है कि 12 में से 6 कंपनियां फर्जी तरीके से चल रही है, सिर्फ कागज पर वे रन कर रही है। असलियत में उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। इस बारे में टीम की पड़ताल अब भी जारी है। उसने अपनी 12 कंपनियों का सालाना टर्नओवर करीब 400 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचा दिया है। साल 2016 में बिहार सरकार ने बिहार में शराबबंदी
कानून लागू की थी, इसके बाद 2017 से ही शराब माफिया सुनील भारद्वाज एक्टिव हो गया। उसने तकरीबन बिहार के हर जिले में अपना नेटवर्क बनाया या फिर इसी नेटवर्क के जरिए शराब के अवैध कारोबार को बिहार में फैलाया। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में नेताओं के बीच ट्वीट वार सुर्खियों में रहती है। यह रोज कुछ न कुछ बयानबाजी होती है। रविवार को ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पसमानंदा मुसलमानों को बीजेपी के द्वारा जोड़े जाने और फिर मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की बात को लेकर के एक ट्वीट में हमला बोला था। इस पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने पलटवार करते हुए मांझी पर निशाना साधा है। निखिल आनंद ने मांझी को फ्री और उधार का ज्ञान न देने की सलाह दी है। साथ ही कहा है कि वे सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रविवार को जीतन राम मांझी के ट्वीट पर वार करते हुए निखिल आनंद ने कहा कि जीतन राम मांझी कभी कभी सुर्खियां बटोरने के लिए टिप्पणी करते हैं। जीतन राम मांझी जैसे वरिष्ठ सम्मानित नेता को किसी भी अन्य पार्टी या फिर नेता के मुखपत्र या फिर प्रवक्ता के रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बीजेपी जैसी लोकतांत्रिक पार्टी को किसी मुफ्त और उधार की सलाह की सतर्क की जरूरत नहीं है। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि बीजेपी देश भर में पसमानंदा मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने की बात कर रही है। जीतन राम मांझी को उम्मीद है कि अब की बार बिहार में बीजेपी किसी पसमानंदा मुसलमान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करेगी। अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो ही माना जाएगा कि बीजेपी को पसमानंदा मुसलमानों की फिक्र है या नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। ये महज 15 इंच की जमीन के लिए एक महिला ने अपनी सगी भतीजी पर केरोसिन ऑयल डाल करके जिंदा जला करके मार डालने की कोशिश की है। गंभीर हालात में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालात काफ़ी गंभीर देखते हुए DMCH रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उसकी हालात गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक रोसड़ा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव निवासी सिंघवेश्वर राम का अपने भाई से बंटवारे के दौरान महज 15 इंच जमीन के लिए विवाद शुरू हो गया। जमीनी विवाद के बाद पंचायत हुई और पंचायत के बाद लड़की के पिता सिंघवेश्वर राम काम करने के लिए चले गए थे। इसी दौरान घर में सिंघवेश्वर राम की 14 वर्षीय बेटी नेहा कुमारी अकेली थी। जब पीड़ित परिवार का आरोप है कि उसके बड़े भाई की पत्नी के द्वारा घर में अकेली पा करके मिट्टी तेल छिड़क करके लड़की के शरीर में आग लगा दिया। दोस्तों बात करते हैं कि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने भारत के महाशक्ति बनने को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया कह रही है कि भारत महाशक्ति बनने वाला है, लेकिन वे कहते हैं कि भारत को महाशक्ति बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी देश महाशक्ति बनता है वो कोई अच्छा काम नहीं करते हैं। वे दूसरे देशों पर डंडा ही चलाते हैं, अत्याचार ही करते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने ये दिखाया है कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग कैसे एक साझा उद्देश्य के लिए एक साथ आ सकते हैं। यह सारण में आयोजित कार्यक्रम में बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा सहित कई अन्य नेता भी भाग लिया। उन्होंने विश्व शक्ति की धारणा को खारिज करते हुए इस तरह की गलत महत्वाकांक्षाओं को रूस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और दावा किया है कि भारत कभी भी ऐसी आकांक्षा नहीं रखेगा। उन्होंने कहा है कि भारत की प्राचीन सभ्यता हमेशा सार्वभौमिक कल्याण के लिए खड़ी हुई है। मोहन भागवत ने कहा है कि देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने यह दिखाया है कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग कैसे एक साझा उद्देश्य के लिए एक साथ आ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी अब पठन पाठन को लेकर के किसी से पीछे नहीं रहेंगे। जब बिहार सरकार उन्हें बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएगी, इसके लिए गणित, विज्ञान और साहित्य, समाजशास्त्र कस्बों का गठन होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बिहार के सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान क्लब के साथ साथ साहित्य और फिर समाजशास्त्र क्लबों के गठन का निर्णय लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि अब बिना रोड सेफ्टी का वीडियो देखें लर्निंग लाइसेंस नहीं बनेगा। ये नया नियम शनिवार से लागू कर दिया गया है। अब गाड़ी मालिकों के लिए लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले 7 मिनट का वीडियो देखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें गाड़ी चलाते समय चालक के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है उसकी जानकारी दी गई है। वीडियो में हेलमेट पहनने, ओवर स्पीड नहीं चलने, ओवरटेक नहीं करने, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात नहीं करने, अपने लेन में चलने, इमरजेंसी वाहन को रास्ता देने, रेड लाइट जंप नहीं करने, सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने आदि के बारे में बताया जाता है। आवेदन लर्निंग का चालान कट जाने के बाद ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए शॉर्ट बुक करने से पहले
इसे देख सकते हैं। जब बिना इसे देखे आवेदक ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे पाएंगे। जहाँ स्लॉट बुकिंग के दौरान उसका कोड आवेदक के मोबाइल पर जाता है, जिसमें उन्हें ये पूरा वीडियो देखना है। बीच में अगर आप वीडियो स्टॉप करते हैं तो फिर सिस्टम में ये दर्ज हो जाता है। अगर बिना वीडियो देखे बुकिंग के लिए ऑफिस जाते हैं तो फिर वहाँ सिस्टम में स्लॉट डालते ही पता चल जाएगा कि वीडियो नहीं देखा गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8000 उद्यमियों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। इसके लिए 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा। इसकी आधिकारिक घोषणा उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पैड्रिक ने की है। इस साल लॉटरी सिस्टम को प्रभावी किया जाएगा या नहीं, इसको लेकर के तमाम कयास चल रहे थे। इस योजना के तहत इस साल 8009 उद्यमियों को 10-10 लाख रुपए की लोन दिया जाएगा। इस लोन में 5 लाख रुपए बतौर अनुदान होंगे, जिन्हें उद्यमी को लौटाना नहीं होगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन 1 दिसंबर से लिए जाएंगे। आवेदन 31 दिसंबर 2022 तक लिए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि विदेश में जाकर के पढ़ने का सपना हर एक छात्र का होता है, लेकिन ये सपना बहुत ही कम लोगों का पूरा हो पाता है। जब कराटे सीखने वालों के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। जब विदेश के ट्रेनर से सीखने का अब उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि नीदरलैंड से पहली बार ग्रैंड मास्टर कांचो बिहार आए हैं, जिनका भव्य स्वागत किया गया। मुजफ्फरपुर में 15 दिनों तक खिलाड़ियों को मार्शल आर्ट की विशेष ट्रेनिंग देंगे। आपको बता दें कि 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रशिक्षण सेमिनार्स बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जब बिहार के वैशाली के भगवानपुर में यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड से आए मेहमान ग्रैंड मास्टर कांचो का जोरदार स्वागत किया गया। पटना एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर जाने के दौरान ग्रैंड मास्टर को भगवानपुर अड्डा चौक पर रोका गया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब प्रत्येक सप्ताह यानी कि हर सप्ताह प्रदेश कार्यालय आएंगे और व्यक्तिगत तौर पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसका उद्देश्य पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी के हित में समस्या जानना है। शुक्रवार को जदयू के राज्य परिषद की बैठक की थी। इस बैठक में पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से ये आग्रह किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी। दरअसल रविवार को पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि वे पार्टी के कार्यकर्ताओं से अकेले में मिले, जिससे कार्यकर्ता उन्हें सरकार से लेकर के संगठन की बातें खुल करके बता सके। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इससे पार्टी और फिर मजबूत होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कुशवाहा के आग्रह के बाद घोषणा करते हुए कहा कि संगठन के चुनाव समाप्त होने के बाद वे हर सप्ताह पार्टी के प्रदेश कार्यालय आएंगे और उन्हें कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी में एक सनसनीखेज कत्ल का मामला सामने आया है। यह हत्या भी सरदा मर्डर केस की तरह ही हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हत्यारे मां बेटे हैं, जिन्होंने हत्या के बाद लाश के कई टुकड़े किए और फिर उन्हें फ्रिज में रख दिया। इसके बाद दोनों कई दिनों तक आसपास के इलाकों में लाश के टुकड़े फेंकते रहे। आपको बता दो कि मृतक का नाम अंजन दास है और वह दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रहता था। वहीं हत्या करने वाली महिला का नाम पूनम है, जो कि उसकी पत्नी है। जून 2022 में जब दिल्ली पुलिस पांडव नगर में पेट्रोलिंग कर रही थी तो फिर उसे झाड़ियों से बदबू आई। तलाशी के दौरान टीम को एक बैग में इंसानी शव के टुकड़े मिले। इसके बाद आसपास के थानों में गुमशुदगी लोगों की तलाश की गई तो फिर पता चला है कि करीब 6 माह पहले अंजन दास नाम का शख्स लापता हुआ था। जब पुलिस ने जांच की तो फिर पता चला है कि वे त्रिलोकपुरी में बेटे दीपक और फिर पत्नी पूनम के साथ रहता था। जब पुलिस के मुताबिक अंजन दास की हत्या माँ बेटे ने मिलकर के 30 मई को की। जहाँ हत्या से पहले उसे शराब पिलाई थी, जिसमें पहले से ही नशीली दवा मिली हुई थी। शराब पीते ही अंजन बेहोश हो गया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर के उसकी गर्दन काट दी। बाद में उसकी डेड बॉडी के कई टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को कुछ दिन फ्रीज में रखने के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के भागलपुर में अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल फेमस यूट्यूबर आदर्श आनंद की वीडियो शूटिंग बराड़ी थाना क्षेत्र के कुप्पा घाट के नीचे मायागंज में स्थित हथिया नाला के पास हो रही थी। शूटिंग के दौरान असामाजिक तत्वों के बीच लड़ाई हो गई। इस लड़ाई के दौरान 2 युवकों को गोली लग गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और जबकि दूसरे की मौत अस्पताल पहुंचने पर हुई। जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब कुप्पा घाट के नीचे
नीचे हतिया नाला के पास यूट्यूबर आदर्श आनंद की शूटिंग हो रही थी। इस दौरान काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। इस भीड़ में असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे। शूटिंग देखने के दौरान दो गुटों के बीच लड़ाई हो गई। देखते देखते ये लड़ाई गोलीबारी में बदल गई। इस दौरान एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। अपने गुट के युवक को गोली लगने के बाद उस गुट के युवक ने दूसरे गुट के युवक को गोली मार दी। इस घटना में एक युवक की वहीं पर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक को मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यानी कि वीडियो शूटिंग करने के दौरान दो युवक की जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर के बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कहीं पर स्कूल में छात्र नामांकित नहीं और फिर छात्रवृत्ति का आवेदन भरा गया, तो फिर कहीं छात्रवृत्ति शुल्क से अधिक ली गई है और कई स्कूल जो अस्तित्व में है ही नहीं उनसे भी छात्रवृत्ति के आवेदन भरे गए हैं। ये गड़बड़ियां नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और फिर बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप में सामने आई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बिहार के सभी जिलों को पत्र लिखकर के इसकी जांच करने को कहा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आए आवेदकों की सीबीआई जांच करने के दौरान स्कूलों की बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। दोस्तों देश में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के राजनीतिक गलियारों में काफी गहमागहमी मचा हुआ है। बीते दिन केंद्रीय मंत्री और फिर भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने कहा था कि देश में यदि जिनके द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण कानून का विरोध किया जा रहा है उनसे उनका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। जिसके बाद गिरिराज सिंह के इस बयान पर जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जोरदार हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि यदि गिरिराज सिंह को लगता है कि यदि विरोध करने पर मतदान करने का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए तो उनके पास पार्लियामेंट है, सरकार में बहुमत है, जो चाहे कर ले। यदि सही मायने में उनके पास ताकत है तो फिर छीन करके दिखाए अधिकार। वह बस फालतू का बात करना जानते हैं जिससे विवाद पैदा हो सके। इसके आगे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि देशवासियों को मतदान करने का अधिकार केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, इसलिए इनके छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। मतदान करने का अधिकार हमारे संविधान ने हमको दिया है, इसलिए ये सब फालतू बात तो फिर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह का काम ही आपसी विवाद को बढ़ावा देना है, इसीलिए ऐसी बातें कहते रहते हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।